अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को फटाफट पता लग जाएगा जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और हम आपको ये बताते चलें कि जी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, जी हाँ, वो एक बार फिर जो है वो नीचे की तरफ से चौथे नंबर पर आया, यानी 4th नंबर पर है। इतना बुरा हाल है पासपोर्ट का। खैर ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जब पासपोर्ट की बात की गई थी तो वो इसी नंबर पर था और अच्छी बात ये है कि जब से लेकर अभी तक 4th नंबर पर ही टिका हुआ है, वरना हम तो समझ रहे थे मज़ीद शायद गिरना शुरू कर दे। लेकिन खैर पाकिस्तान का पासपोर्ट की हालत वही है और लोग परेशान हैं कि करें तो क्या करें, इसलिए कि कहीं के लिए भी अगर कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई किया जाता है तो पासपोर्ट की इस खराब हालत की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। बाकी जो लोग चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या बिजनेस कम्युनिटी हो, उनको टेंशन नहीं है, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादातर लोग जो है वो डुअल नेशनल्स हैं और उनके पास एक नहीं दो पासपोर्ट होते हैं और इस वजह से वो बड़े आराम से पाकिस्तान से निकल भी सकते हैं, पाकिस्तान छोड़ के कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, आम सिटीजन हैं, जाहिर है कि उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो बेचारे जो है वो भुगतने के लिए रह जाते हैं और इसी वजह से लोगों में परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है और पाकिस्तान में परेशानी भी बढ़ती जा रही है। पासपोर्ट की हालत है कि सही होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान जब आए थे, इमरान खान ने आके कहा था कि वो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाएंगे, लेकिन ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत तो नहीं बढ़ी, लेकिन जहां था वहीं है। यानी कि अगर आप नीचे से शुरू करें तो हमारे पास सिर्फ 3 कंट्रीज और रह जाती हैं और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो लास्ट जो 4 कंट्रीज है उनमें 4th नंबर पर है। बहुत ही बुरी हालत है पासपोर्ट की। और इसके बाद कहते हैं कि जी हम तो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और हमारे पास तो एटम बम है। जी हाँ, एटम बम जो है वो भी हमारे गले में फंस चुका है और जो भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी घास हम खा रहे हैं और एटम बम हम लेके रखे हुए हैं हमने। लेकिन बात सारी ये है कि पासपोर्ट की जो इस वक्त हालत है वो देखकर आपको शायद हैरत नहीं हो रही होगी। पहले तो अगर कोई यूरोप का वीजा अप्लाई करता था तो उसके लिए वो कहते थे कि जी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, इसके अलावा कई तरह की दूसरी चीजें भी मांगी जाती थी जिससे वो ये यकीन कर सकें कि ये जो कोई भी जा रहा है यूरोप, ये वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब यही शर्तें जो हैं वो गल्फ कंट्रीज ने भी रख दी हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था और यूएई या कहीं का भी वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो दुबई और यूएई और दूसरी गल्फ कंट्रीज ने भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दी है कि अगर आपने आना है तो आप होटल रिजर्वेशन भी दिखाइए, उसके बाद रिटर्न टिकट भी दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाइए, हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेके रखिए उसमें और ये बात का पूरा यकीन करवाइए कि आप वापस भी जाएंगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान के पासपोर्ट की ये हालत देखकर मुझे मेरा ख्याल है कि किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि ये सारी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर गल्फ कंट्रीज ने क्यों लगा रखी है, यानी कि मुस्लिम उम्मा ने। जी हाँ, मुस्लिम उम्मा जिसकी वाह वाह करते हम थकते नहीं है और हमारा ख्याल ये है कि मुस्लिम उम्मा है तो हम हैं और हम मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा जिस तरह से हमारे मुंह पे जूते मारती है वो खाकर हमें कभी शर्म नहीं आती। अगर हमें शर्म आई होती तो शायद हमने अभी तक अपनी कंट्री की हालत को सही कर लिया होता, लेकिन ऐसा हमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मगर खैर अच्छे की उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं कि कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट के लोग या कोई ऐसा आ जाए जो पाकिस्तान की हालत को बदल दे और पाकिस्तान के लोगों को भी थोड़ी सी सही लेकिन इज्जत के साथ रह सकें। हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें, आज ये दिन के टाइम जो है यानी कि आफ्टरनून में पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया जिसको के बताया जा रहा है रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो जी 6 थी। 6 पॉइंट कुछ थी कि 6 ही थी शायद। जी हाँ 6, हाँ पूरी 6 थी। तो जी मैं भी घर में मौजूद थी और हमारा क्योंकि अपार्टमेंट है और ऊंचाई पर है, 4th फ्लोर है, तो ठक 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 हिला। थोड़ी देर तो पहले तो ऐसा लगा कि शायद वैसे ही कुछ है, लेकिन बाद में पता लगा कि जी ये तो अर्थक्वेक था और टीवी चैनल्स पे भी आने लगा और सब जगह पे पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगह पर यह अर्थक्वेक महसूस किया गया और सुनने में ये आया है कि दिल्ली तक ये अर्थक्वेक जो था वो महसूस किया गया। अब क्या वजह हो सकती है, यकीनन खैर अर्थक्वेक तो आते रहते हैं इस रीजन में और इस एरिया में, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं
कि जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं उसकी वजह से भी इस किस्म के अर्थक्वेक्स जो हैं वो अब बढ़ गए हैं, पहले से के मुकाबले में कहीं ज्यादा आने लगे। हम अभी बढ़े आगे और हम आपको ये बताते चले कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, जी हाँ, 8,60,000 पाकिस्तानीज जो हैं वो लास्ट ईयर 2023 में पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जी हाँ, 8,60,000 के करीब पाकिस्तानियों का बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में चले गए। चले, ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनको वीजा मिल गया होगा या जो ये समझते होंगे कि वो किसी और कंट्री में जाकर शायद अपने लिए बेहतर रोजगार तलाश कर लेंगे या अपनी फैमिलीज को थोड़ी बहुत इज्जत दिलवा देंगे। मगर 2023 में ये वो लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं। वैसे तो खैर हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो भी कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, मगर खैर उनकी बातों की तरफ हम चलेंगे और वो भी हम आपको बताएंगे। मगर साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, ये है जी हमारे जज साहब हैं और जज एजाज एहसन साहब हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया। आजकल वैसे जजेस बहुत रिजाइन कर रहे हैं, इनसे पहले भी एक जज साहब हैं जिन्होंने रिजाइन किया था और अब इन्होंने रिजाइन किया है। न जाने क्या चाह रहे हैं और ऐसा क्या चल रहा है कि इसकी वजह से जजेस बार बार रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ये जी अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला करने वाले बुजदिल हैं और बेगैरत है, वो किसी रहम के मुस्तहिक नहीं है। जिसे मुल्की कानून पसंद नहीं वो पाकिस्तान से जा सकता है। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना यह है कि अगर किसी को पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं है तो वो पाकिस्तान छोड़ के जा सकता है। ये वही अनवारुल हक काकड़ साहब हैं जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ये कहते हैं कि जी वो तो टेररिस्ट हैं और उनको किसी किस्म की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ये वही अनवारुल हक काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कि मिसिंग पर्संस का कोई खास इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50 लोग हैं जो मिल नहीं रहे हैं, बाकी सबके सब यही हैं। तो बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब से इसी किस्म के बयान की हमें उम्मीद थी, इससे ज्यादा हम उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते। जी, और आगे हम बढ़ेंगे, हम बात करेंगे आईएमएफ की। और आईएमएफ ने $700 मिलियन का जो लोन है पाकिस्तान के लिए वो अप्रूव कर दिया है। यानी कि अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा कुछ टाइम के लिए और एक बार फिर बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी, मुबारकबादें दी जाएंगी। लेकिन बात सारी ये है कि ये आईएमएफ का लोन कब तक लेना चलता रहेगा, कब तक हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब, चाइना या इसी तरह की दूसरी जगहों से या कंट्रीज से पैसा लेते रहेंगे। वैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके टाइम पे इतनी आसानी से पैसा मिल गया, जबकि पहले जो नाक रगड़ रगड़ के हमारी गवर्नमेंट्स जो थी उनका हाल खराब हो जाता था। तो शायद वो लोग भूल रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि इस बार लोन इतनी आसानी से कैसे मिल गया और इतनी जल्दी आईएमएफ ने लोन अप्रूव कैसे कर दिया, या ये जो $700 मिलियन मिलने जा रहे हैं वो इतनी आसानी से कैसे मिल गए। तो लोग शायद भूल गए कि जो आर्मी चीफ है इस वक्त पाकिस्तान के, वो काफ़ी लंबे अरसे तक अमेरिका में रहकर आए हैं और यकीनन वहाँ पे जो उन्होंने बात की होगी, जो कुछ कहा होगा, जो कहानी सुनाई होगी, जो रोना-धोना किया होगा या कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाया ही होगा। तो मेरे ख्याल है ये उसी का रिज़ल्ट है कि जिसमें कि पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ की तरफ से ये लोन जो है वो मिलने जा रहा है। और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे या जब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, जब तक हम वो लोन हासिल भी कर चुके हों। मगर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को, जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है और इसके ऊपर ज़रूर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि आखिर हम ये कर्जा ले लेकर कब तक मुल्क को चलाएँगे और कब हम इस मुसीबत में से निकलेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को ठीक करे, कोई काम-काज करे, कुछ फैक्ट्रीज़ ओपन हो और इस तरह से हम मुल्क को चलाएँ, बजाय इसके कि आईएमएफ से कर्जा ले लेकर और वर्ल्ड बैंक और दूसरी कंट्री से पैसा माँग-माँग कर जो है वो कब तक पाकिस्तान को चलाया जाता रहेगा। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि हम बहुत तेज़ी से जो है एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं और जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की स्टेट के पास तो पैसा नहीं है लेकिन पब्लिक के पास पैसा है, इस बात को भी बहुत से लोग रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना ये है कि वो सिर्फ 5% या 6% लोग हैं जिनके पास के पैसा है
اور باقی جو 95% لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے لیکن پبلک کے پاس ہے، اس وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر بھی پاکستان غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان کو کام کرنا چاہیے، پاکستان میں فیکٹریز لگنی چاہیے اور ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے. لیکن ٹریڈ اوپن ہونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پاکستان بنائے گا تبھی تو کچھ دے پائیں گے، یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. بہرحال جو لوگ یہ لون لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور جنہوں نے لون اپروو کروایا ہے وہ ضرور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے. اور پاکستان میں اگر کوئی سکسیسفل ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ کوئی فورن منسٹر ہو یا گورنمنٹ ہو، ان کی کامیابی کو کامیابی تبھی سمجھا جاتا ہے یا ان کو سکسیسفل گورنمنٹ تبھی سمجھا جاتا ہے جب وہ لون لے آتے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے. سب سے پہلی پریورٹی سارے کی یہی ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی فورن منسٹر ہو پاکستان کا، اس کو بھی تبھی اچھا فورن منسٹر مانا جاتا ہے، پرائم منسٹر کو بھی اچھا پرائم منسٹر مانا جاتا ہے، اور آرمی چیف کو بھی اچھا آرمی چیف ہی مانا جاتا ہے اگر وہ ان سب جگہوں سے قرضہ پکڑ لے اور پاکستان کو لا کر کچھ پیسہ دے دے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے آگے کیا ہوگا، لون واپس کیسے ہوگا، پبلک کے اوپر کتنا اس کا بوجھ پڑے گا، کتنے زیادہ بلز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، یہ بات کوئی نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ لون پکڑنے میں سب آگے آگے رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرف سوچنے کو تیار ہے. خیر، بات ہم کریں گے ججز کی، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پکچر میں بھی صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مظاہر نقوی کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج جو ہے اعجاز الحسن صاحب نے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے. یعنی کہ ایک ایک کر کے یہ سارے ججز جو ہیں وہ ریزگنیشن اپنی دیتے جا رہے ہیں. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کل صبح تک، یعنی کہ اس وقت میں رات میں اگر ویڈیو بنا رہی ہوں تو جی کل صبح تک جو ہے وہ گل حسن، اورنگزیب، اس کے علاوہ کئی اور جو ججز ہیں وہ بھی ریزائن کر دیں گے. اور اس کا ریزن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ کئی ججز جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس ہے، اور اس ریفرنس سے بچنے کے لیے بجائے اس کے کہ ان کو اس ریفرنسز کو آگے لے کے چلا جائے، یا اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو سزا ہو، اس کے بجائے وہ ریزائن کر کے سائڈ پر ہو رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ اگر جو ریزائن کر دے گا اس کا جرم معاف ہو جائے گا؟ یہ بات بھی بہت عجیب سی ہے کہ جو پاکستان میں چل رہی ہے. مگر خیر، پاکستان میں تو ایسے کام ہوتے ہیں جس کو سن کر لوگ جو ہیں وہ حیران پریشانی ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال ہے اس چیز کے لیے بھی ہمیں کوئی خاص حیران نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے یہ ججز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک ریزگنیشن اپنی دیتے جا رہے ہیں اور اپنی گردن بچاتے جا رہے ہیں. مگر کوئی خاص بات نہیں ہے، پہلے بھی پاکستان میں شاید ایسا بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں، دانیال عزیز صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. جی ہاں، پی ایم ایل این کے ممبر ہیں دانیال عزیز، اور کافی نواز شریف صاحب کے چہیتے رہے ہیں، اس سے پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور آج کل اپنی پارٹی سے ناراض ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی جماعت مسلم لیگ این کے خلاف جی وہ الیکشن لڑیں گے. اب کہ وہ نواز شریف صاحب سے ٹکٹ نہیں لے رہے یا پھر شاید ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا، مگر ان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ وہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے الیکشن میں حصہ لیں گے اور پھر پی ایم ایل این کے مقابلے میں الیکشن لڑ کر اور الیکشن جیت کر دکھائیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس بار پی ایم ایل این یعنی کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے ان کو ٹکٹ نہیں دے رہی. ہر طرف الیکشن کا شور مچا ہوا ہے اور ہمیں بھی بہت انتظار ہے. 8 فروری ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جی 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، لیکن خیر کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگے پیچھے بھی ڈیٹس ہو سکتی ہیں. مگر پھر بھی جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی کچھ سردی اور بڑھنے والی ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اب کی کوئی رضائیاں ہوں، لحاف ہوں یا بلینکٹس ہوں، ان کو اور مزید نکال لیجئے سٹور میں سے یا جہاں بھی آپ نے رکھا ہے، اس لیے کہ سردی بڑھنے والی ہے اور سردی بڑھے گی تو یقیناً بہت سے لوگوں کو پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جی ہمارے یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ جی سردی جو ہے وہ مزید بڑھنے والی ہے. بات ہم کریں گے ایک بار پھر الیکشنز کی، اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں صاحب، جی ہاں یہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے میرے خیال ہے ان کے کوئی ریلیٹیو ہے. میں آپ کو ایک سیکنڈ ابھی بتاتی ہوں کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو الیکشنز پاکستان میں ابھی ہونے والے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں
उसमें जी ये साहब भी हिस्सा ले रहे हैं और इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। पीटीआई के साबिक एमएनए और खावर मानिका के भाई हैं ये। अहमद रजा मानिका को भी टिकट दे दिया है, यानी कि पीएमएल-एन ने जो है खावर मानिका, जो कि बुशरा बीबी इमरान खान की जो इस वक्त वाइफ है, उनके पहले हस्बैंड के भाई, और इनका नाम है अहमद रजा मानिका, इनको भी इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया है। अब ना जाने पीएमएल-एन जो है वो पीटीआई के सपोर्टर्स को या पीटीआई सपोर्टर्स के रिलेटिव्स को जो है वो टिकट देती जा रही है। इससे पहले फराह गोगी जो है उसके फादर को भी टिकट दे दिया गया था, और अब ये खावर मानिका यानी कि बुशरा बीबी के जो फर्स्ट हस्बैंड है उनके भाई को भी टिकट दे दिया गया है। अब मियाँ साहब यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या खेल खेल रहे हैं ये तो खैर वही जानते होंगे, लेकिन कोई ना कोई लोचा जरूर है। बहरहाल हम आगे बढ़ते, खैर ये सर्दी का तो हमने आपको कहानी सुनाई ही थी, और उसके बाद हम आगे बढ़े और बिल्कुल जी ये आपको नजर आ रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा। अदलिया के साथ इख्तिलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। जी हाँ, चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन जो है वो अदालत के साथ इख्तिलाफ रख सकता है, अदालत की बात को यानी कि कह सकता है कि उसको पसंद नहीं है या कुछ। लेकिन सर अगर ऐसा बोलते हैं तो आप तो कहते हैं ना कि जी बस पकड़ के बंद कर दो। तो ये बात कहना बड़ा आसान है कि हर शहरी जो है या हर सिटीजन जो है वो ये हक रखता है, लेकिन वो ये हक अदा कर पाता है या वो ये हक को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल है कि कोई भी ये हक को इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए कि अगर वो इस हक को इस्तेमाल करने जाए तो फिर उसको लग जाती हैं हथकड़ियां। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बता दें जी, परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। परवेज इलाही साहब जो कि पीएमएलक्यू के मेंबर थे पहले, बल्कि वहां के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद उन्होंने जी इमरान खान साहब को ज्वाइन किया और फिर पीटीआई के प्रेसिडेंट बन गए, और इमरान खान से पहले फिर उनको भी अरेस्ट किया गया था। अभी तक वो पुलिस के तहवील में ही है, पुलिस ने उनको अभी तक अरेस्ट कर रखा है। मगर ये जरूर है कि उनके बेटे मोनिस इलाही के लिए भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और मोनिस इलाही इस वक्त यूरोप में कहीं ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, और वो पाकिस्तान से बहुत पहले ही निकल चुके हैं। लेकिन बहरहाल उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और यहाँ पर हाल ये है कि परवेज इलाही साहब जो है बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके या चेकअप किया जा सके। मगर मोनिस इलाही वापस आने को तैयार नहीं है, चाहे उनके अब्बा जी को पकड़े, बंद करें, मारे पीटे या जेल में ही रखें, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं और हम आपको बता रहे हैं, ये है जी परवेज खटक साहब, और ये भी इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर रहे हैं, और अब जी इन्होंने भी अपनी खुद एक अलग पार्टी बना ली है। और उनका ये भी कहना है कि जो लोग हैं, यानी परवेज खटक साहब का ये भी कहना है कि जी उनसे लोग बहुत डरे हुए हैं, उनकी मकबूलियत से बहुत डरे हुए हैं, और ये भी कि इमरान खान साहब के साथ ही तो वो जरूर रहे हैं, मगर अब इमरान खान के साथ वो दिखाई देना नहीं चाहते। अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, ये कहना है परवेज खटक साहब का कि अपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो उनकी मकबूलियत से डरी हुई हैं। ख्वाब में भी मैं नजर आता हूँ, मतलब ये कि ख्वाब में भी परवेज खटक साहब नजर आते हैं, तो आप सोच लीजिए जिसको परवेज खटक साहब ख्वाब में नजर आते हो तो बेचारे लोग कहाँ सो पाते होंगे। लेकिन ये जरूर है कि इनके साथ भी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इनका नजर आ रहा है, जो कि अक्सर ही पीटीआई के लोगों में दिखाई देता है। खैर अब पीटीआई के तो वो नहीं रहे हैं, मगर ये जरूर है कि किसी जमाने में पीटीआई का हिस्सा जरूर रहे थे, और इमरान खान के टाइम में इनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया था। और अब परवेज खटक साहब का कहना ये है कि अब अपोजिशन की पार्टीज जो है, यानी अपोजिशन इस वक्त वो इमरान खान को ही शायद काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन में इमरान खान ही है, बाकी सब तो एक साथ हो गए। उनका कहना ये है कि वो सब लोग जी मुझसे डरे हुए हैं, मुझसे खौफजदा हैं, और ख्वाब में भी उनको मैं ही दिखाई देता हूँ। खैर अब ख्वाब में इनको किसको क्या दिखाई देता है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ये जरूर है कि यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें जरा खुशियां मनानी है कि क्योंकि आईएमएफ से हमें एक बार फिर $700 मिलियन का जो है वो लोन मिल गया है या मिलने जा रहा है, सुबह तक मिल जाएगा, खैर कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल पाकिस्तान उसके बाद फिर जो है वो पैसा, जैसे कि हमारे जो हमारे दोस्त और पैनलिस्ट भी हैं साजिद तावड़ा साहब कहते हैं कि पैसा घूम फिर के फिर वहीं चला जाएगा जहां से आया है, यानी कि अमेरिका ही वापस चला जाएगा। किसी की स्कूल फीस चली जाएगी, किसी की कॉलेज फीस चली जाएगी, किसी की यूनिवर्सिटी फीस चली जाएगी, और कई लोगों के
फैमिलीज जो बाहर रहती हैं यानी कि भाई लोग की, उनके पास पैसा चला जाएगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, जब तक ये पैसा जो आ रहा है वो वहीं नहीं लगेगा जहाँ के लिए मांगा गया है, तब तक पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकेगा। साथ साथ हमें ये लोन वाले जो फंडा है उसमें से निकलना पड़ेगा सॉरी। और हमें काम करना पड़ेगा, और उसमें से निकल के हमें यही काम करना पड़ेगा कि हम किसी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, हम लोग काम करना शुरू करें, फैक्ट्रीज ओपन हो, और पाकिस्तान ये कटोरा लेके सारी दुनिया में घूमना बंद करे। हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।